कही थी कि मेरे बच्चों का कंपटीशन तुम्हारे बच्चों से नहीं हो सकता क्योंकि मेरे बच्चे अभी इतने सक्षम नहीं है। तो आज मैं भी बता देना चाहता हूं कि सब कैटेगराइजेशन इसलिए लागू हुआ है कि हम वंचित जाति के लोग उनके कंपटीशन में नहीं है, इसलिए अगर सब कैटेगराइजेशन लागू होगा तो हम अपना रिप्रेजेंटेशन हम दिखा देंगे उनको। और आने वाले 10 साल जजमेंट का गलत फायदा गलत पॉलिटिसाइज कर रहे हैं कि क्रीमी लेयर लागू होगा तो उसमें हमारे वंचित समाज के कुछ जातियों को भी निकाल दिया जाएगा। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि जस्टिस बिहार गवई ने इसमें क्लियर कहा गया है कि इसमें राज्य की मनमर्जी बिल्कुल नहीं चलेगी। और जो एससी में चपरासी समाज और सफाई कर्मचारी समाज है, इन पे क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। तो ये भी हमें समझ लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो अभी तक भी रिजर्वेशन की जो समीक्षा नहीं हुई है, जिसकी वजह से आज हमें ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बाबा साहब को ये बात सोचनी चाहिए थी उस संविधान सभा में, लेकिन उस समय सभी जातियों के अछूतपन के पैरामीटर समान थे, इसलिए वो इस बात को नहीं सोच पाए। संविधान सभा में ये भी बात होगी कि रिजर्वेशन की समीक्षा होनी चाहिए, तो उस बात पे चुप रहे। लेकिन आज भारत के आज़ादी के 75 साल बाद रिजर्वेशन की समीक्षा इसलिए होनी जरूरी है क्योंकि कुछ लोगों जो रिजर्वेशन का फायदा उठाया, इस रिजर्वेशन के अंदर सब कैटेगराइजेशन लागू नहीं होता। तो हमें ये भी समझ होगा, अगर आज वंचित समाज इस रिजर्वेशन के बेनिफिट से अगर समान प्रतिनिधित्व उनके बराबर पा लेता है, तो उनका परम लक्ष्य ये होना चाहिए कि वो उनको भी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के लिए तैयार करे जिनको नहीं मिला। हरियाणा में ऐसी बहुत सी जातियां हैं जिनकी जनसंख्या कुल 250-300 रहेगी, और जो हमारे समाज का जो एडुकेटेड रिप्रेजेंटेशन नहीं है आर्टिकल 16(4) और 15(4) में, इसकी वजह से सब कैटेगराइजेशन हुआ। और मैं बता देना चाहता हूं कि इस लड़ाई को अभी हमें यही खत्म नहीं करना चाहिए कि हम छोटे मोटे प्रोग्राम करके बाद अपने समाज के वंचित समाज के लोगों को बेनिफिट दिलाना है, क्योंकि जब तक हम सिर्फ एक ही जाति की बात करते रहेंगे हम इस रिप्रेजेंटेशन के मुद्दे को और कैटेगराइजेशन के मुद्दे को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए हमें सभी जाति के जो वंचित समाज है, जिसमें कंजर समाज भी है, भील समाज के लोग भी है, और सासी समाज के लोग भी है, और रैगर समाज के लोग भी है, इसलिए उनको भी सबको आगे लाना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि ये लड़ाई सिर्फ वाल्मीकि समाज की नहीं है, ये उन तमाम समाज की लड़ाई है जिनको इन लोगों ने कभी आगे नहीं आने दिया। तो इस लड़ाई को मैं चाहता हूँ कि ये हम छोटे मोटे मीटिंग से, छोटे मोटे प्रोग्राम से ना हो, इसका अंत तभी होगा जब तक सब राज्य अपने पूर्ण निष्ठा भावना के साथ एक ऐसी रिपोर्ट दायर करे जिसमें हम सबका रिप्रेजेंटेशन निकल कर आए, तब सब फेडरेशन लागू होगा और उस लागू होने के बाद हमारे समाज के बच्चों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि समय की जो मांग है, अभी और भी बहुत सारे वक्ता है जिनको हमें सुनना बाकी है और सुनेंगे, और इस रिप्रेजेंटेशन के मुद्दे और सब कैटेगराइजेशन के मुद्दे को हमें और तोड़ देनी है और इस चिंगारी को आग देनी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी लोग, सभी साथी इस मांग को आगे बढ़ाए, बोले वंचितों का नारा है, वंचितों का नारा है, वंचितों का नारा है। जोरदार ताली, जबरदस्त युवा शक्ति के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारे बीच में पांडाल में विराजमान राजकुमार जी सिरसिया साहब, आप भी 2 मिनट के लिए बाहर रास्ते में जिसकी भी गाड़ियां खड़ी हो थोड़ा साइड में खड़ी करके आए, जिसकी भी बाइक यहाँ पर बीच में खड़ी है रास्ते में, तुमको जागृति के पैरोकार, वो जजमेंट क्या है, उसके लिए संघर्ष करने वाले कौन लोग हैं, उन्होंने किन किन चीजों से कठिनाई उठी पर बूंदी में हमारा आमंत्रण स्वीकार करके इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, उनके चरणों में बहुत बहुत बारंबार नमन करता हूं, उनका साधी बहुत व्यक्त करता हूं। इस मंच की शोभा बढ़ा रहे कुलगुरु महर्षि नवल स्वामी के वंशज, वर्तमान नवल गुरु गादीपति गुरुदेव के चरणों में भी पावन बंधन स्वीकार करें। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है हमारा रास्ता। सचिन जी को बहुत ध्यान से, धैर्य के साथ सुनने का काम किया, और मेरा मित्र लेक्चरर बालचंद आर्य जी ने भी बोला कि आज हमारा बोलने का अवसर नहीं, क्योंकि मैं स्वयं भी 18 तारीख से लगातार बोल रहा हूं, 1 महीना 8 दिन हो गए आज हमें तो बोलते बोलते। आज हम बोलेंगे नहीं, हम उनको सुनेंगे। प्रसव पीड़ा को एक मां से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, एक स्त्री उस पीड़ा को समझ सकती है जिसने किसी पुत्र को, कि बूंदी के मेरे सभी प्रबुद्धजनों का आभार व्यक्त करो। बूंदी के लोग हमारे फोटो लगा कर
करके हमारा अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इनकी सोच कि इन्होंने इस आंदोलन को अधिकार दिलाते हुए, उसे मूलभूत सुविधाओं का अधिकार दिलाते हुए, उसे समान अवसर प्रदान करने के लिए किस तरह से उसे आगे लाने का काम करें। मैं इस अवसर पर हमारे प्रमुख और दर्शन रावण जी का हम राजस्थान के लोग उनका बहुत अभिनंदन व्यक्त करेंगे कि उन्होंने लड़ते हुए करोड़ों रुपए का काम किया है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि डॉक्टर ओपी शुक्ला, आपको गर्व होगा जानकर डॉक्टर तो डॉक्टर ओपी शुक्ला चुना जाए, जो लौकी पढ़ाई करके आए और आपके पास नहीं है, आप भारत सरकार के लीगल एडवाइजर रहने का काम हुआ है। रमेश बंगी जी ने अपना टाइटल बंदी ऐसे नहीं लगा, आप अनुभवी के साथ साथ युवाओं को आज रावण जी हमारे छोटी साथी में हमारे थोड़ा पीछे रो आगे बताओ। चरणों में मधुर सुल्तानपुर अरे नाव रोशिया का इधर आज राजस्थान के नगर ठाणी कस्बों से जितने भी दर्शन रतन रावण जी और डॉक्टर ओपी शुक्ला जी की आवाज समाज इतना संगठित नहीं है, करने का अवसर दिया है। हमें हमारी सामाजिक ताकत दिखाते हैं। अभी हम केवल कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आगे बताओ, यही खड़े रहो। लेकिन ये चेतना जब जन जागरण में परिवर्तित हो, स्वरूप भी बदलने का होगा और हम आगे इसका कुछ अन्य नेतृत्व के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए गुरुदेव का हम जोरदार जयकारा लगाएंगे। दर्शन रतन रावण जी अमर रहे, दर्शन रतन रावण जी अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे। गुरुदेव हर पत्थर साधक बनता है, कर्मवीर के आगे पक्का हर पत्थर साधक बनता है। हवाएं भी बताती है जब वो आगे बढ़ता है। तालियां बजाकर सब अपने बच्चा भीम का, रावण जी की टीम का, बच्चा भीम का, रावण जी की टीम का, बच्चा भीम का, रावण जी की टीम का। रावण जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रावण जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बच्चा भीम का, रावण जी की टीम का। रावण सच्चे संत सिपाही, जिसने टूटी कौम जगाई। रावण जी की सोच। गुरुदेव को मंच तक आने दीजिए, मंच तक आने दीजिए। लाइन बना ले, मानव श्रृंखला बना लीजिए। आप गुरुदेव को मंच तक आने दें, मंच तक आने दीजिए। राष्ट्रमा जी, मोहित साहब, गुरुदेव को आने दीजिए। रवि जी, कौन साहब, सीताराम जी, बारवासा साहब, मंच तक लाइए गुरुदेव को। बीकानेर से भी, चूरू से भी, झुंझुनू से, सरदार से, श्री गंगानगर से हमारे साथी बना रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा वे भी मंच पर। नागपुर में था, लखनऊ में था, मध्य प्रदेश में था, कई जगह समान से अमेरिका जब वापस आया तो यहाँ तक मेरे पूरी की मालाएं थी जब अमेरिका जो वापस आया। तो मित्रों, रमेश जी ने बहुत सही कहा कि रिजर्वेशन तो देखिए हम लेके लड़के आ गए। अगर आप इसका इतिहास जानना चाहेंगे ये कितना, और जो संघर्ष करता रहा बिरसा मुंडा की तरह, वीर एकलव्य की तरह, जिसने जंगल में रह के फैसला किया कि जंगल में पेड़ के पत्ते खा लेंगे मगर गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, उन्हीं का खून हम भी है। इसलिए जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि। दूसरा, राजस्थान आप तो जीते हैं, हम किताबों में पढ़ते हैं और जब पढ़ते हैं तो कई बार फैसला करते थे आपस में कि कभी कोई कहेगा कि चलो घूमने राजस्थान चले तो ना कर दें, कहेंगे नहीं जाएंगे, 52 डिग्री में नहीं जाएंगे।
जहां चमड़ी उतर के नीचे गिर पड़े वहां नहीं जाएंगे, जहां एक पत्ता पैदा नहीं होता वहां नहीं जाएंगे। आप लोगों ने वहां जीवन पैदा किया। आप वो हैं जिन्होंने यहां जीवन पैदा किया है और संघर्ष किया है और जीवन को एक रंग भी दिया है। इस जमीन से बड़े बड़े संत औलिया पैदा हुए जिन्होंने जीवन को जैसा हम सोचते थे कठिन, वैसा नहीं, हंस के गा के मुखान से जब आवाज उठी। कुछ दिन पहले लोगों ने कई जगह रैली की। हमारा शूरवीर एकलव्य अभी बोल रहा था, अरविंद भील, उसे कह रहा हूं एकलव्य, मगर अंगूठा देना नहीं है, अब अंगूठा दिखाना है, देना नहीं आपकी बात। तो ऐसे शूरवीरों ने कई जगह बड़ी रहे और शायद एक हफ्ता पहले आए और मैं इसमें अपनी कोई अलग से गरिमा जोड़ लूं, कोई प्रोटोकॉल जोड़ दूं। मैंने कहा अगर ऐसा होगा तो फिर वर्गीकरण की लड़ाई किसके लिए है? वर्गीकरण की लड़ाई हम जैसों के लिए नहीं है, हम जो उम्र भोग चुके हैं हमारे लिए नहीं है, ये हमारी आने वाली संतानों के लिए। और मैंने बहुत छोटी सी कॉल उनकी, और जब उन्होंने फोन किया मैंने उसके आधे घंटे बाद अपनी टिकट बुक कर दी और ये नहीं कहा कि मेरी टिकट बुक कराओ। मुझे कमेटियों का पता होता है कि कमेटी कभी उससे पूछेगी, कभी उससे पूछेगी, कभी उससे पूछेगी, उतनी देर में ये जवाब आएगा कि वो तो वेटिंग लिस्ट शुरू हो गई ना। अब वेटिंग लिस्ट में मेरी उम्र नहीं सफर करने की। मैंने टिकट बुक कराई और इनको सीधा जवाब दिया थोड़ी देर बाद की टिकट बुक हो गई और मैं राजस्थान हर हालत में आऊं। एक तो आप लोगों का धन्यवाद, तुम्हें जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था और राज्य सरकारें बहाना बना रही थी अलग अलग धाराओं का, और हमारे मामले में बहाने होते, संविधान नहीं रोकता, बहाने होते हैं। मुझे वो दिन याद आ रहा जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान पर जवाब दे रहे थे संविधान सभा के आगे, तो उनसे ये पूछा गया जबकि ये संविधान कैसा रहेगा, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था कि संविधान कैसा सिद्ध होगा, ये जो संविधान सभा होगी, जो पार्लियामेंट होगी, ये उनकी नियत पे निर्भर करेगा कि संविधान कैसा हुआ। कहीं नहीं हुआ। कोई उसको पास करते हुए दिन लगे नहीं लगे। एक ही दिन में प्रधानमंत्री बयान देता है और दूसरे दिन कैबिनेट में पास होकर आरक्षण दे दिया जाता है। और कोई आपका कलेक्टर बूंदी का, कोटा का, जोधपुर का कोई कलेक्टर ये नहीं कहता कि जाओ पहले लेटर ले आओ फिर दूंगा। आपको कहेंगे अभी जब राज्य सरकार पास भी कर देगी ना आपकी, तब भी कई अधिकारी ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे लेटर नहीं आया। वो जो लेटर नहीं आया उन्हीं के लिए कहा अरविंद ने कि तीसरा जो हमारा कदम होता है ना कि पहला आवेदन, दूसरा निवेदन, और मैंने भी आज लिखा प्रेस नोट में कि अभी तो हम कर रहे हैं धन्यवाद रैली और फिर करेंगे प्रचंड रैली, और हमसे ज्यादा प्रचंड कोई कर नहीं सकता। हम वो हैं जिनका नौजवान कई बार सीवर में उतरता है और उसको बचाने भी दूसरा हमारा ही जाता है, चाहे अंदर रह जाए, है कि नहीं है? हम वो हैं, हम वो हैं जिनका बुजुर्ग, नौजवानी नहीं, जिनका बुजुर्ग सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का शीश लेने अकेला जाता है, अकेले। हम वो हैं
जब महाभारत का युद्ध लौटकर जीतकर बल्कि अर्जुन वापस आ रहा था, कटे हुए अंगूठे वाले ने उस वक्त अंगूठा कट चुका था एकलव्य का। कटे हुए अंगूठे वाले एकलव्य ने आके फिर अर्जुन को घेरा, कह रहा मुकाबला कर। वो छल था, गुरु के भेष में एक छलिया आया था, अब सामने मुकाबला कर, मेरा अंगूठा भी नहीं है। मगर कहते हैं कि इतिहास कौन लिखता है? इतिहास लिखते हैं जो जीत जाते हैं। जो हार जाएं उनको चंडाल लिखा जाता है, उनको भंगी लिखा जाता है, उनको शूद्र लिखा जाता है, उनके लिए कुछ भी कहा जा सकता है, उनके अच्छे नामों को बुरा भी बनाया जा सकता है। और इतिहास लिखते हुए सूरदास पता क्या लिखते हैं इस घटना पे? वो कह रहे समय समय की बात है, समय बहुत बलवान, वही अर्जुन, वही गोपियां, वही धनुष, वही बाण। कह रहे समय बलवान था, भाई समय समय कोई बलवान नहीं होता। अगर पोथियों में से समय देखना है कि शुभ मुहूर्त कौन सा है, तो जब कोरोना आया था पूरी दुनिया में, ज्योतिषियों ने क्यों नहीं बताया कि कोरोना आने वाला है? क्यों सारे मंदिरों को ताला लग गया था? सारे पादरी और कादरी सारे भाग गए थे। शुभ कोई नहीं होता। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं, जब उनसे पूछा भारद्वाज ने कि सर्वोत्तम समय कौन सा होता है, तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का जवाब था कि जिस वक्त तुम्हारे मन में मेहनत का विचार आ जाए कि तू मेहनत करने के लिए तैयार है, तू पुरुषार्थ के लिए तैयार है, तू संघर्ष के लिए तैयार है, सबसे सर्वोत्तम समय वो। डेट भरो 14 अप्रैल 1891। चलो ये ना भरो, देश की आजादी का दिन भर लो 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को ना पूर्णमासी थी, ना कोई दूसरा कोई शुभ अवसर था, तब देश आजाद हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? किसी पंडित ने डेट निकाली थी? नहीं, ये भी एक गुलामी है। घर आप बनाते हो, बच्चे को पालते आप हो, शादी की डेट पूछते पंडित को जाते हो। ये आज क्यों जोड़ रहा हूं मैं आज इसलिए जोड़ रहा हूं कि मेरे से पहले भंगी जी बोले, वर्गीकरण लेना है तो शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, पढ़ लाने पड़ेंगे। यही बात अरविंद ने कही कि अगर अलग भीड़ स्थान बना ले तो वहां का डीएम कौन होगा, एसपी कलेक्टर कौन होगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं, याद करो, दिमाग पे जोर दो, शादियां किन दिनों में आती हैं? बेटे हट जाओ, चाय वाय ले जाओ, अभी हट जाओ, बिल्कुल। शादियां आएंगी जिन दिनों बच्चों के पेपरों की तैयारी होनी होती कि नहीं होती? और हम इतने मूर्ख हैं, बस्ती में 2 शादियां हो जाए अगर, तो बड़ा डीजे लाते हैं, घर के दरवाजे के बाहर पड़ोसियों की तरफ कर देते हैं, कह रहे ना मेरे पड़े हैं ना तेरे पर्दे दूंगा। करते कि नहीं करते? और ये कौन रोकेगा? ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका, ये किसी राज्य सरकार ने नहीं रोकना। ये रिवाज आपने बनाए हैं, आप में से चौधरी हैं, आप में से पंचायतें हैं जिन्होंने रिवाज बनाए हैं, और आपने ही बदलने और बदलने पड़ेंगे। जिन दिनों में बच्चों के पेपर हो, शादी तो शादी, मैं कहता हूं बच्चे का बर्थडे भी आ जाए तो उसे को बेटे 1 महीने बाद मनाएंगे।